जय हिंद फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है के क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे OSI मॉडल, जो कंप्यूटर नेटवर्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे वायरलेस PSI, कंप्यूटर टीचर, या आप लाइब्रेरियन की तैयारी करते हैं, या आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आज कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट करेंगे ISA, देखेंगे कि ISA की ज़रूरत क्यों पड़ी। सेकंड करेंगे ISO, फिर थर्ड करेंगे ARPANET, फोर्थ करेंगे TCP एंड UDP, देन हम लोग OSI मॉडल पढ़ेंगे। देखेंगे कि हर एक दूसरे से रिलेशन क्या है। तो आपका इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए, तो आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ISA। ISA, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द नेशनल स्टैंडर्ड एसोसिएशंस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ISA की ज़रूरत क्यों पड़ी? 1900 ईस्वी में हर देश में या हर कंट्री में मशीनें और इंडस्ट्री की तकनीक जो है तेज़ी से बढ़ने लगी। जब तेज़ी से बढ़ने लगा तो उस दौरान क्या था, कोई स्टैंडर्ड तो था नहीं। तो हर कंट्री अपने अपने स्टैंडर्ड के अनुसार अपने अपने प्रोडक्ट, हर कंट्री अपना अपना प्रोडक्ट अपने स्टैंडर्ड के अनुसार अपना प्रोडक्ट बनाने लगे। तो उससे क्या प्रॉब्लम हुआ कि जो कंट्री, सपोज एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक जो USA की कंपनी जो मशीन बनाती थी, वो दूसरे कंट्री में फिट नहीं बैठता था। फिट नहीं बैठने का रीज़न क्या था? वेट, साइज, मेजरमेंट, ये सब क्या था डिफरेंस हो जाता था। तो इस दौरान क्या हुआ कि बहुत सारा एक दूसरे में प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि व्यापार कर नहीं पा रहे थे। तब जाके 1926 में एक संगठन बना जिसका नाम था ISA। एक सिंपल भाषा में हम लोग समझे तो ISA एक ग्लोबल संगठन था, जिसका उद्देश्य था, जिसका पर्पस था कि अलग अलग इंडस्ट्रियल और टेक्निकल के स्टैंडर्ड को एक जैसा बनाना। मतलब हर कंट्री का एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया जाए जिससे कि सारी कंपनी फॉलो करे, और उसी के हिसाब से जो वो स्टैंडर्ड दे उसी को स्टैंडर्ड को फॉलो करके वो मशीनें और जो भी प्रोडक्ट बनाए वो उसके हिसाब से बनाए। तो जब उसके हिसाब से ISA के हिसाब से जब मशीनें बनने लगी 1926 के बाद, तो क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि सारी मशीन स्मूथली वर्क करने लगे, कॉस्ट कम हो गए थे, फिर मेंटेन होने लगा, सेफ्टी, क्वालिटी, मेजरमेंट, वेट, साइज, ये सब सारी चीज़ मेंटेन होने लगा। और जब ये सब सारी चीज़ मेंटेन होने लगा तो ऑटोमेटिक है कि कॉस्ट कम हो जाएगा। तो हम लोग अब देखते हैं कि इसका फर्स्ट मीटिंग कब था। तो ISA का फर्स्ट मीटिंग
फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन 1926 इन कहाँ हुआ था? तो ये पारगू में हुआ था, ये जगह का नाम है, ठीक है, पारगू में हुआ था। और इसमें जो था अराउंड 20 कंट्री पार्टिसिपेट किया था, 20 कंट्री पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद सेकेंड मीटिंग 1928 में हुआ था। फिर मीटिंग चलता रहा, एक जनरल मीटिंग जो भी है इनका चलता रहा। तो प्रॉब्लम कब आई? तो 1900, देखिए जो इम्पोर्टेंट लाइन है मैं वही सिर्फ आपको नोट डाउन करवाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा याद करने में प्रॉब्लम ना आए। मैं इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ ISA और ISO, क्योंकि आपको पता रहे कि ISA की ज़रूरत क्यों पड़ी, ISA की ज़रूरत क्यों पड़ी, ARPANET की ज़रूरत क्यों पड़ी, और फिर OSI मॉडल तो आप लोगों सबको पता होगा, लेकिन ये सब ज़रूरत क्यों पड़ी ये आपको पता नहीं होगा। तो इसीलिए हमने आज ये वीडियो बनाने का कोशिश किया, ठीक है। तो इनका मीटिंग चलता रहा, और इसका जो ISA का हेड क्वार्टर जहाँ था, ISA और ISO का दोनों का हेड क्वार्टर सेम है, जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेड क्वार्टर है। तो अब इनका मीटिंग चलते रहा। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई? 1939 के बाद। 1939 के बाद क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हो गया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हुआ तो 1939 के बाद क्या हुआ, बहुत सारे कंट्री मीटिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया था। जब बंद कर दिया था तो उसके बाद क्या हुआ, 1942 में ISA जो ऑर्गेनाइजेशन बना वो बंद हो गया था। चलिए क्या है आफ्टर, आपको याद रहे इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ, आफ्टर वर्ल्ड वार 2 ड्यू टू वर्ल्ड वार 2 आफ्टर 1939 many countries stopped participating and in 1942 this organization was suspended। ये क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन सस्पेंड हो गया था 1942 में। जब ये सस्पेंड हो गया तो वर्ल्ड वार जब 2 ख़त्म हुआ तब उसके बाद UNSCC बीच में आया। UNSCC ने ISA से कांटेक्ट किया और एक मीटिंग करने का रिक्वेस्ट किया। तीसरा पॉइंट है आफ्टर वार इन 14 अक्टूबर 1946 ISA and UNSCC meet in London and decide to create ISO। अब हम आपको बताते हैं, जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुआ तो ख़त्म होने के बाद UNSCC ने ISA से रिक्वेस्ट किया और एक मीटिंग करने का रिक्वेस्ट किया। तो वो जो मीटिंग हुआ था वो लंदन में वो मीटिंग हुआ था, मीटिंग लंदन। और वो जब मीटिंग हुआ तो उसमें डिसाइड किया गया कि हम लोग ISA की जगह ISO रखेंगे। तो ISA की जगह ISO क्यों रखेंगे, ये भी आपके अंदर सवाल होगा। तो ISA की जगह ISO इसलिए किया
क्योंकि ISA जो था वो सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर पे केंद्रित था, सिर्फ मशीनें बनाते थे। और ये जो ISO था वो कुछ ऐड किया एडवांस टेक्नोलॉजी को, जैसे कंप्यूटर नेटवर्किंग को, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन को, IT को, और हेल्थ केयर को, मिलिट्री को, सैटेलाइट को, रेडियो को, बहुत सारे टेक्नोलॉजी को उन्होंने ऐड किया। तो इसीलिए उन्होंने ISA की जगह पे ISO किया। तो और 1900 फिर ISO क्या हुआ, पब्लिश हुआ, पब्लिश ऑन 20 फरवरी 1947 को उन्होंने लागू कर दिया था ISO को। तो उसके बाद क्या हुआ, जो भी संगठन बनाता था, जो भी स्टैंडर्ड बनाना था, वो ISO बनाता था। ठीक है, एक दो पॉइंट और है, ज़्यादा हम आपको बोर नहीं करेंगे, चिंता मत कीजिए, लेकिन आपको देखते जाइए आप वीडियो, तो आपको क्या है, मज़ा आएगा पढ़ने में। इसलिए हम आपको ये सब लिखा रहे हैं, जो कि कल के दिन आपको कोई भी पूछे कि OSI मॉडल कहाँ से आया, तो ISO की क्यों ज़रूरत पड़ी, ISA की क्यों ज़रूरत पड़ी, तो आपको पता रहे, इसलिए। communication each other and easily। और दूसरा एक और आपको लिख देते हैं, फिर हम आपको एक ही बार समझते हैं। इन द 1970 ISO decide to make a reference model for computer standard। देखिए, ISO ने 1960 में डिसाइड किया कि एक ग्लोबल कंप्यूटर स्टैंडर्ड बनाएंगे, जो कि एक दूसरे के साथ फाइल शेयर कर सके, एक दूसरे के साथ मैसेज शेयर कर सके, हर एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। इसके लिए इन्होंने डिसाइड किया था 1960 में कि एक कंप्यूटर ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाना है, जो कि सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता रहे। फिर उन्होंने डिसाइड किया था, इनका जनरल मीटिंग चलता रहा, फिर उन्होंने 1970 में डिसाइड किया ISO ने कि एक रेफरेंस मॉडल बनाना है, जो कि देखिए यहाँ तो क्या इन्होंने कंप्यूटर नेटवर्किंग बना लिया, क्योंकि इजी से काम करने लगा था, ये तो बना ही लिया था इन्होंने। लेकिन अब उनको क्या था बनाना, कि एक रेफरेंस मॉडल बनाना हो कि जो नेटवर्क में प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे ट्रबल शूटिंग किया जाए, उसको कैसे नेटवर्क को मैनेज किया जाए। इसके लिए उन्होंने एक रेफरेंस मॉडल बनाया, जिससे कि एक सारे नेटवर्क मैनेज हो सके। अभी अब नेटवर्क कहाँ चल रहा है आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। अगर जो ये रेफरेंस मॉडल नहीं आता तो आपको कैसे पता चलता कि सर्विस में प्रॉब्लम है, कि एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, कि डेटा में प्रॉब्लम है, कैसे पता चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसीलिए इन्होंने एक रेफरेंस मॉडल बनाया,
इन्होंने फर्स्ट क्या किया, डिजाइन किया 1970 में। 1970 में इन्होंने फर्स्ट क्या किया था, रिसर्च किया और डिजाइन किया। और 1980 में इन्होंने क्या किया, ड्राफ्ट रेडी किया। और 1984 में OSI मॉडल फाइनली पब्लिश हो गया 1984 में। तो अब हम लोग इसके बाद, यहाँ तक आपको पता चल गया होगा, तो उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे 7 लेयर मिल गया, वो पढ़ेंगे। OSI मॉडल डिटेल से पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग ARPANET पढ़ेंगे, ठीक है। चिंता मत कीजिए, एकदम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ISA और ISO को हम लोगों ने कुछ पॉइंट उसका देखा। उसके बाद हम लोग जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे ARPANET। ARPANET की ज़रूरत क्यों पड़ी? ARPANET से पहले ARPA की स्थापना, ARPA की एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एक US डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट की एक कंपनी है जो ARPA के नाम से जाना जाता है। 1958 में ARPA की स्थापना, ARPA आपने सुना भी होगा, इसका जो स्थापना हुई है 1958 को। इसको जो स्थापना किया है किसके द्वारा? US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के थ्रू। उन्नीस में। और उसके बाद ये इसलिए बनाया गया ARPA को कि ये नए टेक्नोलॉजी को फिर रिसर्च कर सके, डिफेंस टेक्नोलॉजी पे रिसर्च कर सके, इसके लिए ARPA को बनाया गया। तो 1960 के दशक में अमेरिका को एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो कि युद्ध के दौरान भी वो काम करता रहे, कम्युनिकेशन करता रहे, वो बंद ना हो। सारा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़ा रहे, एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि कहीं भी युद्ध भी हो तो उसका इंफॉर्मेशन आता रहे, फाइल आता रहे, हमको लाने ना जाना पड़े। उस समय क्या था कि बहुत प्रॉब्लम होती थी लाने में, क्योंकि कंप्यूटर था नहीं। तो इसीलिए ARPA ने डिसाइड किया कि एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जो कि युद्ध हो या कुछ भी हो तो उसके दौरान अपना डेटा चलता रहे, अगर जो एक तरफ से ख़राब भी हो जाए तो दूसरे तरफ से चलता रहे। तो ये जो नेटवर्क बनाने का कॉन्सेप्ट दिया, उनका नाम था JCR। उन्होंने क्या किया, वो आइडिया दिया फर्स्ट क्या किया था उन्होंने, JCR लिकलाइडर ने आइडिया दिया, यानी विजन दिया। इन्होंने क्या किया था, विजन दिया कि आपको कैसे नेटवर्क बनाना है, एक दूसरे कंप्यूटर से कैसे जोड़ना है। मान लो एक कंप्यूटर अहमदाबाद में हो और दूसरा दिल्ली में है, तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सके तो कैसे करे, तो उसका केबल कैसे जाए, अंडरग्राउंड हो या ओवरहेड हो, कैसे, वो उन्होंने उसका आइडिया दिया। JCR
लिकलाइडर ने। और इसका जो प्रोजेक्ट लीडर था उसको फादर ऑफ ARPANET भी कहा जाता है, वो था लेडी लॉरेंस रॉबर्ट। रॉबर्ट, ठीक है। इनको हम लोग कहेंगे प्रोजेक्ट लीडर, बोलिए लीडर या फादर ऑफ ARPANET इसको बोलिए। और इस ARPANET में फर्स्ट टाइम पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट आया। तो पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया? फर्स्ट टाइम पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? तब पाउल वारेन एंड डोनाल्ड के थ्रू, डोनाल्ड डेविस के थ्रू, ये दिया गया। पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया। फर्स्ट टाइम पैकेट का नाम इन्होंने लिया था, डोनाल्ड ने, ठीक है। और ये दोनों मिलके फिर इसको विकसित किया पैकेट स्विचिंग को, राइट। देखिए आपको वो सारे चीज़ लिखाएंगे जो कि आपको पता चले कि कल के दिन एग्ज़ाम में आए भी, आप कहीं भी एग्ज़ाम दो तो इससे रिलेटेड आए तो वो क्वेश्चन छूटे ना। इसके लिए ये कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ये जो ARPA है, ARPA क्या है, खुद काम नहीं करती थी। यहाँ पे एक और कंपनी है बोल्ट ब्रेनेक एंड न्यूमैन, ये एक कंपनी है, ये भी एक कंपनी है। तो इन्होंने जो बोल्ट ब्रेनेक न्यूमैन है, इन्होंने क्या रिसर्च किया, क्या बनाया? तो IMP, इंटरफेस मैसेज प्रोसीजर, IMP। बोल्ट ब्रेनेक ने नेटवर्क को बिल्ड किया और IMP बनाया उन्होंने, इंटरफेस मैसेज प्रोसीजर। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। उसके बाद 1969 में ARPANET लागू हुआ। फर्स्ट नेटवर्क स्टार्ट ऑन 1969। फर्स्ट नेटवर्क स्टार्ट हो गया 1969 को, जिसको हम ओल्डेस्ट नेटवर्क भी बोलते हैं। और फर्स्ट 1969 में ही उन्होंने पहला 4 कंप्यूटर को, 4 यूनिवर्सिटी को उन्होंने कनेक्ट किया था। फर्स्ट 4 कंप्यूटर कनेक्टेड। कौन कौन था वो यूनिवर्सिटी? तो पहला था UCLA, दूसरा था SRI, तीसरा था UCSB, चौथा था उता यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स,
स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तीसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता बारबरा। चौथा है यूनिवर्सिटी ऑफ उताह। ये 4 यूनिवर्सिटी पहले कनेक्ट हुआ था। फर्स्ट टाइम में ये सक्सेस नहीं हुआ था, लेकिन सेकेंड टाइम जब इन्होंने किया था कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट किया था, मैसेज पास किया, तो ये सक्सेस हो गए। जब इनको सक्सेस होने के बाद तो एक दूसरे के साथ फाइल शेयर करने लगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने लगे, तो प्रॉब्लम बहुत सारा सॉल्व हो गए। लेकिन अभी हम आपको बताएंगे, इससे पहले आपने कॉन्सेप्ट नहीं सुना होगा, ये जो ARPANET काम कैसे करता था। जितने लोग ये वीडियो देखेंगे, अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि ARPANET काम कैसे करता है। अगर जो आप लोगों को पहले से पता है तो थोड़ा कमेंट में लिख के बताइएगा कि हम लोगों को पता था, ठीक है। तो अब देखेंगे ये जो चारों है तो वो कैसे कनेक्ट रहते थे। तो आपको बताते हैं कि ये जो IMP आपको मैंने बताया, वो IMP के थ्रू कनेक्ट रहती थी। जैसे एक मान लीजिए ये कंप्यूटर है, ये क्या करते थे, और यहाँ पे एक कंप्यूटर है, आपका एक PC है, फिर आपका एक PC यहाँ पे है, एक PC आपका यहाँ पे है, ठीक है, मान लेते हैं, राइट। तो अब ये कनेक्ट कैसे है, हम लोग अभी कैसे कनेक्ट करते हैं, स्विच के थ्रू, या स्विच के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। सीधा स्विच लगाया, ये इसको कनेक्ट कर लिया, इसको कनेक्ट कर लिया। लेकिन उस समय कैसे होता था, उस समय जब इसको कनेक्ट करते थे तो यहाँ पे एक IMP, एक अलग तरीके का एक डिवाइस लगा रहता था, जिसको हम लोग IMP बोलते थे। IMP, इंटरफेस मैसेज प्रोसीजर। और ये क्या करता था भाई साहब, दूसरे IMP से कनेक्ट रहता था। ये दूसरे IMP से कनेक्ट रहता था, और फिर इसमें भी यहाँ भी रहता था एक IMP यहाँ पे, और फिर ये भाई साहब यहाँ से कनेक्ट रहता था, और ये भी ऐसा ही था। और ये भी यहाँ था ऐसा ही सेम। ठीक है, तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन करते थे। इस तरह से ये मान लीजिए ये UCLA है, ये SRI है, ये UCSB है, और ये UTA है, ये UTA है, ठीक है। तो ये कैसे देखिए, ये जो इंटरफेस मैसेज प्रोसीजर है, जैसे आज एक स्विच रहता है, एक आज ये जो IMP है ना, आज के डेट में ये राउटर की तरह काम करता है। क्यों राउटर की तरह काम करता है? ये तो अलग अलग एक ही यूनिवर्सिटी, ये अलग अलग कंप्यूटर है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में है। ये 4 यूनिवर्सिटी को कनेक्ट किया था उन्होंने। तो फर्स्ट 4 यूनिवर्सिटी को कनेक्ट किया होगा तो एक एक कंप्यूटर को कनेक्ट किया होगा, जाहिर सी बात है। एक ही बार तो सब यूनिवर्सिटी का पूरा कंप्यूटर तो लगा नहीं देगा। तो इन्होंने क्या, एक IMP से कम जितना है उनको लगाना है। जैसे अभी एक यूनिवर्सिटी में लगभग 100 से 200 500 1000 2000 कंप्यूटर रहता है, तो हर एक से तो लीज लाइन लेते नहीं है। जो अपन लेते हैं जियो से या BSNL से, किसी से कनेक्शन जो लेते हैं, हर एक जगह तो लेंगे नहीं, कहीं एक जगह मेन नेटवर्क आएगा। तो वही है आज के डेट में वो राउटर है, यही है IMP। तो ये क्या करता था, कोई भी मैसेज अगर जो यहाँ भेजना है, SRI को भेजना है,
तो क्या होता था, सपोज मान लीजिए कि इधर का ये खराब हो गया, इधर से बंद हो गया, तो इधर से ये मैसेज जैसे बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता था ना राउटर, तो उस समय उन्होंने क्या करता था, आईएमपी के थ्रू वो भी अपना सिलेक्शन करता था कि इधर से एक तरफ से बंद भी हो जाए तो दूसरे साइड से जाएगी नेटवर्क। तो आईएमपी क्या करता था, जैसे यूसीएल इनको भेजा तो इनके पास क्या था, लोकल जितने भी डिवाइस रहता था, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटी का रहता था उसको पता था कि यहाँ पे जाना है, तो वो क्या करता था, दूसरे पैकेट बनाता था। उस पैकेट में क्या, इस ये जो बनाता था इसमें क्या करता था, एक पैकेट बनाता था। पैकेट में क्या रहता था, सोर्स एड्रेस, एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है। सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस इसका रहता था। तो सोर्स एड्रेस में इसका जो रहता था, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कनेक्ट कैसे होता था, तो ये लॉजिकली एक कनेक्ट करने के लिए ये दोनों को यहाँ पे एनसीपी काम करता था। एनसीपी ये क्या करता था, कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता था, एक दूसरे के साथ कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता था। रिमोट लॉगिन जैसे हम लोग आज वीपीएन यूज करते हैं ना, उस तरह से एनसीपी के थ्रू हम लोग रिमोट लॉगिन भी करते थे। इसका नाम है नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये लॉजिकली कनेक्ट होता था, हम लोग एनसीपी के थ्रू लॉजिकली कनेक्ट करते थे। कौन सा होस्ट कहाँ है, इसके थ्रू मैसेज जाता था एनसीपी के थ्रू। तो ये क्या करते थे, इसका जो लोकल अब यहाँ पे है तो ये कनेक्ट है, तो लोकल इसके पास पूरा इन्फॉर्मेशन रहता था। ये क्या करता था, पैकेट बना के दूसरे को भेज देता था, और दूसरे को पता है कि भाई इसको कहाँ जाना है। तो इसमें कितने, इसमें मान लीजिए इस एआईएमपी में एक ही कंप्यूटर अभी हमने आपको दिखाया, इस यूनिवर्सिटी में 100 कंप्यूटर लगा हुआ, तो उसका होस्ट एड्रेस, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस तो दिया हुआ है। तो वो क्या करेगा, दूसरे आईएमपी उस होस्ट को भेज देगा, यहाँ पे भी वो यूजर है, यहाँ पे भी यूजर है, अब जितने भी यूजर कनेक्ट है वो भेज देगा उसके पास। तो इस तरह से आईएमपी काम करता था पहले। जब ये सब काम करता था एनसीपी के थ्रू, तो इसमें क्या था, रिलायबल नहीं था, डेटा रिलायबल नहीं था, हैक भी हो जाता था, प्रॉब्लम थी एनसीपी में। तो 1973 में टीसीपी का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। उम्मीद है ये आपको पता चला होगा। तो टीसीपी आईपी आया कब, 1973 में। कौन लाया था इनको, बिंटन कार्प एंड रॉबर्ट ई कान ने। दो साइंटिस्ट को फादर ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने डेवलप किया टीसीपी आईपी को। तो इनका जो आया 1973 में, क्या आया था, आइडिया आया था, फर्स्ट आइडिया आया था, ठीक है, क्यों टीसीपी को बनाना है। और 1974 में इसका फर्स्ट पेपर पब्लिश हो गया था। फर्स्ट पेपर ये आया, हटा दीजिए इसको, आइडिया आया था, फर्स्ट पेपर पब्लिश हुआ था 1974 में। और ये 1978 में टीसीपी एंड आईपी दोनों क्या हुआ, अलग हो गया था। टीसीपी अलग हो गया था और आईपी अलग हो गया था। और फाइनली 1983 को ARPANET ने एडॉप्ट कर लिया था।
1983 में ARPANET ने एडॉप्ट कर लिया था। तो 1973 से 1983 यानी 10 साल तक क्या हुआ, TCP टेस्टिंग पर्पज से चलता रहा। 1983 में एडॉप्ट कर लिया था। हमने अभी उस समय जो बताया था, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट बताया था कि उस समय अपने पास IP नहीं था। 1969 से लेके 1982 तक अपने पास IP नहीं था, ठीक है, अपने पास IP नहीं था। 1983 से हम लोगों को IP मिला, तब जाके ARPANET ने TCP को एडॉप्ट कर लिया था और उसके बाद NCP को उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने अपना जितने भी नेटवर्क था TCP पे शिफ्ट कर लिया था। यहाँ तक उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि 1969 पे और 1982 तक अपने पास IP नहीं था, इसीलिए ये जो काम कर रहे थे, ये जो NCP यूज हो रहा था, यहाँ पे IMP यूज हो रहे थे और ये IMP यहाँ से यूज कर रहे थे और ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट थे। तो ये जो था उस समय अपने पास IP नहीं था, इसके लिए ये IMP यूज कर रहे थे। उस समय अपने पास IP नहीं था, ठीक है, उस समय वो बताना हम भूल गए थे, इसलिए आपको क्लियर कर दें कि उस समय अपने पास IP नहीं था, इसके लिए ये प्रोसीजर वर्क हुआ था और NCP काम किया था। ये पैकेट बना के सोर्स और डेस्टिनेशन भेजता था, उस समय अपने पास IP नहीं था, ठीक है। IP हमको कब मिला, तो 1983 से मिला, 1983 से मिला, राइट। जब 1983 से मिल गया तो क्या हो गया, और एक चीज़ और आपको क्लियर कर दे, ये जो NCP था, NCP को इसलिए रिप्लेस किया गया क्योंकि NCP वो ARPANET के अंदर काम करता था और TCP क्या है, बाहर भी काम करता है। इसको जहाँ यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। ये TCP क्या है, रिलायबल है, 3 वे हैंडशेक करता है, थोड़ा स्लो है। एक फाइल आपको कहीं मिस हो गई तो वो फिर से आपको फाइल भेजेगा, लेकिन NCP में ऐसा नहीं था, तो इसलिए TCP को रिलायबल कहा जाता है। तो यहाँ तक है। अब हम लोग थोड़ा एक और देखेंगे, और ये TCP के बाद US को क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गई थी कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि रेडियो सैटेलाइट भी आया, रेडियो आया, सैटेलाइट आया, सब चीज़ आया, मिलिट्री में बात करनी होती है। तो वहाँ जब प्रॉब्लम आया कम्युनिकेशन का, तब 1980 में UDP का कॉन्सेप्ट आया, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। 1980 में वो किसके द्वारा लाया गया था, UDP डेवलप्ड बाय डेविड P. रीड इन 1980। जब ये आया तो अपने को क्या मिल गया, पहला वॉइस कम्युनिकेशन के लिए, वीडियो कम्युनिकेशन के लिए, गेमिंग के लिए, और बहुत सारे आज के डेट में जो हम लोग टीम्स यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम है या जितने भी एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं, ये हम लोग UDP के थ्रू करते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और एक चीज़ और ARPANET के बारे में आपको बता दें कि 1990 में ARPANET बंद भी हो गया था, क्योंकि नए नए टेक्नोलॉजी आ गई थी, फास्ट इंटरनेट आ गया था, तो ARPANET बंद हुआ। ARPA बंद नहीं हुआ, क्योंकि ARPA तो अभी भी चालू रहा है। उनका काम क्या है, रिसर्च करना नए नए टेक्नोलॉजी पे, डिफेंस टेक्नोलॉजी पे, कंप्यूटर पे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे OSI मॉडल।
अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिया है ISA, ISO, ARPANET, TCP एंड UDP। अब हम लोग पढ़ेंगे OSI मॉडल। हमने आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया है जो हर कंपनी का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, हर एक कंपनी का। कोई ना कोई जियो या BSNL या एयरटेल या जिस भी है उससे एक कनेक्शन लेगा अपना कनेक्शन लेगा अपना इंटरनेट चलाने के लिए। तो यहाँ पे जियो वाले या जियो हो या BSNL हो 2-3 लिंक तो लेते ही है, क्योंकि सपोज मान लीजिए कि एक जियो डाउन हो गया तो BSNL से अपना चलता रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा कंपनी को। और सपोज मान लीजिए कि और यहाँ पे 1-2-3-4 कंपनी लिया हुआ रहता है उसका बैंडविड्थ के लिए, तो इसका ये 2-3 इसलिए लेते हैं, इसका पर्पस होता है कि अगर जो कोई 1-2 डाउन भी हो जाए तो हमारा नेटवर्क पे कोई इफेक्ट ना पड़े, चलता रहे। इसीलिए हर एक कंपनी 2-3 कनेक्शन लेती ही है, ठीक है। तो इसी तरह से ये राउटर पे आ गया। राउटर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्योंकि और सारे जितने भी कनेक्टेड रहेंगे सारे स्टैकिंग में रहेंगे, स्टैक में रहेंगे। स्टैक का मतलब होता है कि अगर जो एक फेल हो गया, मान लीजिए एक खराब हो गया तो दूसरे से चलता रहेगा। आपको कोई कहेगा कि दोनों खराब हो जाएगा, तो दोनों तो खराब हो नहीं सकता है, या तो फिर शॉर्ट सर्किट हो जाए, पूरे में आग लग जाए तो उसका अलग बात है, लेकिन दोनों तो एक बार में खराब नहीं होंगे। तो फिर L3 स्विच रहेगा, एक दूसरे से कनेक्शन रहेगा। सपोज मान लीजिए कि ये फेल हो गया तो ये चलता रहेगा, ये फेल हो गया तो ये चलता रहेगा। तो इसमें भी है कि तो क्या होगा, यूजर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और कंपनी स्मूथली वर्क करते रहेगी। इसीलिए वो हर एक चीज़ 2-2-3-3 लगाते हैं। अगर जो कंपनी को ब्राइट करना है और भी बनाना है, बहुत सारा यूजर है, मान लो 1000 2000 यूजर है, 5000 यूजर है कोई भी कंपनी में, तो वो यहीं से तो सारा कनेक्शन दे नहीं सकता। तो वो क्या करेगा, उसका कैंपस भी अलग अलग है। ये तो मान लीजिए एक कैंपस में है तो एक बिल्डिंग है, तो ये यहाँ पे एक सेम स्ट्रक्चर बनाएगा। यहाँ पे क्या करेगा, L2 स्विच की संख्या बढ़ा देगा, 7 8 9 10 तक लगा देगा, ठीक है। जितने स्विच पोर्ट रहेंगे यहाँ पे, ये 24 का ले लेगा, तो 24 पोर्ट तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि जितने पोर्ट का आप स्विच लोगे वो आप पे डिपेंड करता है कि 12 पोर्ट का, 24 पोर्ट या 48 पोर्ट का ले सकते हो इसका, है ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो कोई भी कंपनी में आप जाएंगे तो वो क्या करता है, आप देखोगे हर एक कैंपस में, हर एक बिल्डिंग में उसका अलग अलग नेटवर्क होता है। तो वो क्या करता है, यहीं से जैसे आप फायरवॉल पे या L3 से एक पोर्ट ले लेगा, दूसरे में एक कैंपस बना देगा, एक सिस्टम बना देगा, पूरा एक सर्वर ही बना देगा। आप बोलते हो ना कि उसका सर्वर है, उस रूम का सर्वर, तो यहाँ पे भी वो भाई साहब क्या करेगा, L2 स्विच लगा देगा, यहाँ पे भी L2 लगा देगा। तो क्या होगा, आपका नेटवर्क ब्राइट हो गया, क्योंकि आपको उसके बाद तो यूजर को ही कनेक्शन देना है ना। क्योंकि हर एक जगह तो आप BSNL या जियो का कनेक्शन तो ले नहीं सकते, हर एक बिल्डिंग में, हर बिल्डिंग में तो लेना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि पैसे लगते हैं। तो इसीलिए वो क्या करेंगे, एक बिल्डिंग में मेन सर्वर होता है, वहीं से वो क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हम लोगों का 7 लेयर है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, तीसरा है, चौथा है ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा है सेशन लेयर, छठा है प्रेजेंटेशन लेयर, सातवां है एप्लीकेशन लेयर। हम लोग एप्लीकेशन से चालू करेंगे। 3 जो होता है वो अपना सर्विस के लिए होता है, और इधर जो 3 है वो डेटा के लिए होता है, और एक जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो हार्टबीट के लिए होता है, राइट। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर पे देखिए बहुत सारे प्रोटोकॉल काम करते हैं, HTTPS, DNS, DHCP, FTP, ठीक है, HTTPS,
DNS, DHCP, FTP, SNMP, SFTP, NTP और बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक एप्लीकेशन के थ्रू हम आपको बताएंगे तो थोड़ा समझने में आसान होगी आपको कि HTTPS कैसे काम करती है। तो ये जो भाई साहब है, ये जो PC है, ये जो यूजर है, ये कंपनी में बैठा है, इसको मन नहीं लग रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इस भाई साहब को हम यहाँ पे ऊपर ले आते हैं। ठीक है, इस भाई साहब को हम ऊपर ले आते हैं। चलो भाई साहब, इसको हम ऊपर ले लिए। तो यहाँ पे एक PC ओपन कर लेते हैं हम लोग। ये यूजर यहाँ पे आ गया भाई साहब, और ये क्या किए कि अपने सिस्टम में, अपने PC में www.facebook.com ओपन कर लिया। तो इन्होंने क्या किया कि एंटर किया, ये फेसबुक लिखा, तो क्या होगा, यहाँ पे एक हम फेसबुक सर्वर बना लेते हैं। चलिए, एक फेसबुक ये सर्वर है, FB सर्वर। ठीक है, ये यहाँ हमने बना लिया। तो ये जैसे एंटर किया भाई साहब, ये एंटर किया तो क्या क्या होगा। पहले क्या है कि सिस्टम आपका वो तो समझेगा नहीं नेम को, इसके पास तो फेसबुक का IP तो है नहीं, तो ये ओपन कैसे करेगा। तो ये क्या करेगा, DNS सर्वर होगा आपके सिस्टम पे कहीं पे भी लगा हुआ, DNS सर्वर, DNS डोमेन नेम सिस्टम। इसका काम होता है, इसका पोर्ट नंबर 53 होता है। डोमेन नेम सिस्टम, इसका काम होता है, आप नाम दीजिएगा तो IP कन्वर्ट करके दे देगा, IP दीजिएगा तो नेम टू IP एंड IP टू नेम, इसका DNS का काम होता है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से IP आपको रिजॉल्व करके IP दे दिया। तो इसका फेसबुक का IP हो गया, सपोज मान लीजिए 157.140.1.1। ठीक है, ये हो गया इसका फेसबुक का IP। ओके, इसका IP हो गया। अब क्या करेगा, इसको IP भी मिल गया, तो अब ये एक इसको पैकेट रिक्वेस्ट भेजेगा। तो रिक्वेस्ट में क्या क्या भेजेगा, जब आप गूगल क्रोम खोलते हो, तो गूगल क्रोम क्या है कि एप्लीकेशन है, वो क्या करती है, जैसे आप फेसबुक लिखोगे तो वो क्या करती है, उस पर रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा। जब रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा तो वो क्या करेगा, एक पैकेट बना के इसको भेजेगा। तो जब पैकेट भेजेगा तो उस पैकेट में क्या क्या होगा, तो एक होगा सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। एक सेशन ID भी आप दे दीजिए, सेशन ID। ठीक है, सेशन ID भी दे सकते हैं, लेकिन आप समझने के लिए इतना ही रखिए। तो अब सोर्स IP क्या होगा, तो जो आपका PC का IP है, तो PC का IP मान लीजिए 10.1.1.1, ये आपका PC का IP हो गया। तो आपका सोर्स IP क्या हो गया, 10.1.1.1, और डेस्टिनेशन IP क्या है, जो आपका फेसबुक का IP होगा, तो 157.140.1.1। और सोर्स पोर्ट क्या होगा, अब पोर्ट समझने की बात है कि पोर्ट क्या होता है। IP देखिए, जो बेसिक है उनको आपको बताते हैं, जिनको पता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको बहुत सारा चीज़ पता नहीं होगा, लेकिन जो नेटवर्क की तैयारी करते हैं तो उनको लगभग ये बेसिक तो पता होगा। तो आपको एक चीज़ बता देते हैं कि IP दो तरह का होता है, एक प्राइवेट IP है, एक पब्लिक IP। प्राइवेट IP कौन होता है, जो आपका फायरवॉल के अंदर, जो आपकी कंपनी के अंदर काम करती है, जो वो सेम नेटवर्क पे काम करता है,
वो हो गया आपका प्राइवेट आईपी। और यहाँ से जो गया इंटरनेट पे वो हो गया आपका पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी क्या करेगा, एक आपको पब्लिक आईपी इधर दे देगा, उसके बाद आप, और ये जो ऊपर इंटरनेट पे जाता है फायरवॉल से ऊपर आपका क्या होता है, ये पब्लिक हो जाता है, पब्लिकली हो जाता है। और फायरवॉल के जो आपका नीचे है वो सारे प्राइवेट में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो ऊपर जाता है वो नेट के थ्रू जाता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के थ्रू। वो क्या करता है, प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट कर देता है, और जब यहाँ से आता है तो वो क्या करता है, पब्लिक टू प्राइवेट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसीलिए आपको पता नहीं चलता, लेकिन उसको अंदर अंदर बहुत सारे प्रोसेस नेटवर्क में होता रहता है। तो आपका पोर्ट क्या होगा, अभी हम आपको पोर्ट बताएंगे कि कितने तरीके के पोर्ट होता है, टोटल पोर्ट कितना होता है, लेकिन अभी आप थोड़ा सा सोर्स पोर्ट क्या होगा, जो आपका, क्योंकि आप गूगल क्रोम ओपन किए हुए हो, गूगल क्रोम में आप देखिए जब ओपन करते हो तो उसमें न्यू टैब करके आता है। तो हो सकता है आप एक में फेसबुक चला रहे हो, या एक में आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, और दूसरे में आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, या जो भी आप किसी में फ्लिपकार्ट यूज के लिए ओपन किए हुए हो, किसी में अमेजोन, या बहुत सारे एप्लीकेशन आप खोले हुए हो, राइट। तो आप जब एक टैब से जब आपने उनको रिक्वेस्ट भेजा, तो जब तक वो ओपन नहीं रहेगा तो वो कहाँ भेजेगा, तो उसी के जितने टैब है ना उसका सबका एक रैंडम पोर्ट होता है, वो रैंडम पोर्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है, वो टेम्प्रोरी बेस पे देता है। तो यहाँ पे जो रैंडम पोर्ट है, सपोज मान लीजिए 49,153 रैंडम पोर्ट, और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या हो जाएगा, तो जो आपका यहाँ फेसबुक पे, क्योंकि जो रिक्वेस्ट आप कर रहे हो फेसबुक क्या जो यूज करेगा, जो फेसबुक क्या यूज करेगा, टीसीपी या यूडीपी, तो फेसबुक क्या यूज करता है, तो टीसीपी, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या सेलेक्ट कर लेगा, एचटीटीपीएस। तो वही पोर्ट नंबर हो गया एचटीटीपीएस का 443। तो वो क्या होगा, इस जो पोर्ट नंबर आपका डेस्टिनेशन पोर्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 443, राइट। तो अब क्या होगा, ये पैकेट बनेगा, और ये पैकेट बन के भाई साहब यहाँ से ये ट्रैवल कर जाएगा यहाँ पे कि भाई साहब ये लीजिए। तो अब ये गया, तो अब फेसबुक भी तो रिप्लाई करेगा, वो भी तो 3 वे हैंडशेक के तरह ये रिप्लाई, तब ये अब रिप्लाई करेगा इसको। तो रिप्लाई में क्या होगा, तो ये भी लिखेगा अपना सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। तो अब इसका सोर्स आईपी क्या हो जाएगा, इसका सोर्स आईपी खुद का आईपी हो जाएगा फेसबुक का, तो 157.140.1.1, और डेस्टिनेशन आईपी क्या हो जाएगा, तो आपका इसका जो पीसी, क्योंकि जब वहाँ भेजना है तो उसका हो जाएगा 10.1.1.1, और सोर्स पोर्ट क्या हो जाएगा इसका, तो 443, और डेस्टिनेशन पोर्ट हो जाएगा 49,153। क्यों, क्योंकि इसको पता है यहाँ पे टैब, तो ये आगे यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। जब लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, अभी लॉगिन पेज के हम बाद में जाएंगे, क्योंकि जब ये रिक्वेस्ट भेजोगे तो लॉगिन पेज ही ओपन होगा। तो यूजर आईडी आप पासवर्ड डालोगे, क्योंकि इन्होंने तो एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि हाँ भाई ये ले, ये सब कुछ सही है, तो उन्होंने दे दिया, राइट। तो अभी थोड़ा सा हम लोग पोर्ट एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे कि पोर्ट क्या है, पोर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल में, कि आपको नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी आगे। तो आपको ये पहले पोर्ट के बारे में बताएंगे, फिर हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर पे जाएंगे, तब हम यूजर आईडी पासवर्ड की बात करेंगे। तो ये पोर्ट एड्रेस क्या होता है, तो टोटल पोर्ट क्या होता है, 65,535, ये टोटल पोर्ट होते हैं। ये ये तीनों में 3 भाग में डिवाइड होते हैं। किसमें किसमें, तो पहला होता है वेल नोन पोर्ट, वेल नोन, और दूसरा होता है रजिस्टर्ड पोर्ट, रजिस्टर्ड पोर्ट, और तीसरा जो होता है वो होता है रैंडम पोर्ट। वेल नोन पोर्ट क्या होता है, 0 से लेके 1023 तक होता है, और इसका होता है 1024 से लेके 49,151 तक,
और इसका होता है 49,152 से 65,535 तक। ठीक है, अब इसका यूटिलाइज क्या है, कहाँ पे है? तो वेल नोन पोर्ट क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे HTTPS का हो गया 443, DNS का हो गया 53, DHCP का हो गया 67 एंड 68, FTP का हो गया 20 एंड 21। ठीक है, तो इसी तरह से SNMP का हो गया 25। तो यही है पोर्ट एड्रेस, इसका पोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या होता है? ये फिक्स्ड होता है। ये क्या है? फिक्स्ड है। और ये जो रजिस्टर्ड पोर्ट है वो कहाँ पे यूटिलाइज होता है? वो यूटिलाइज होता है जैसे कोई एप्लीकेशन बना रहा हो या कोई सर्विस बना रहा हो उसके लिए, या किसी सर्विस के लिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के लिए, MS वर्ड के लिए, ये सब के लिए यूज होता है। यूज फॉर एप्लीकेशन और सर्विस। और ये क्या होता है? यूज फॉर टेम्पोररी बेस। जब आप लॉग आउट कर दोगे तो वही पोर्ट क्या होगा? किसी और को मिल जाएगा। यानी आप भी अगर जो कुछ और खोलोगे तो उसको मिल जाएगा। तो ये टेम्पोररी बेस होता है, रैंडम पोर्ट। जब भी कुछ ज़रूरी फिर तो आप लॉग आउट करते रहते हो। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी पर ये एप्लीकेशन लेयर। अब हम लोग चलेंगे प्रेजेंटेशन लेयर में। तो यहाँ से जब आपने ये भेजा है तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ओपन हो जाएगा, यूजर ID और पासवर्ड मांगेगा, है ना? पासवर्ड मांगता है, ये चीज़ ओपन हो जाएगा आपका। तो अब हम लोग चलेंगे प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर का फिर क्या काम है? देखिए, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है? जो एप्लीकेशन से डेटा मिलता है उसको दूसरे सिस्टम तक उस फॉर्मेट में पहुंचाता है जिससे कि दूसरे सिस्टम उसको आसानी से पहचान सके, पढ़ सके, जान सके। उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। ये होता है प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। ठीक है, थोड़ी तबीयत खराब है उसके कारण। ये क्या करता है कि उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जिससे कि दूसरे सिस्टम आसानी से उसको पढ़ सके। इसका तीन चार कार्य होता है, काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का। ये क्या करता है? ये इंक्रिप्शन करता है, कैरेक्टर को इनकोडिंग करता है, कंप्रेस करता है। ठीक है, और इसको क्या करता है? डेटा को फॉर्मेटिंग करता है। आपको जैसे अभी बताया है कि उसमें उस अथी में फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है कि जिससे कि आसानी से पढ़ सके दूसरे सिस्टम। तो ये प्रेजेंटेशन में क्या होता है? और जैसे कि आपने ये पहले हम आपको लिख देते हैं। ये क्या करता है? डेटा फॉर्मेटिंग और
इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेस, डिकम्प्रेस, और बहुत सारा फाइल होता है वो फेसबुक पे, टेक्स्ट, वीडियो, MP3 फाइल, ठीक है, फोटोज। तो आपको किस पे वो फॉर्मेट में दिखना है वो आपको प्रेजेंटेशन लेयर से मिलता है। ये इंक्रिप्शन क्या करती है कि जब यहाँ से आपने लॉगिन किया फेसबुक को, आपने यूज़र आईडी पासवर्ड डाला, तो जैसे यूज़र आईडी आपने पासवर्ड डाला तो वो सीधा नेटवर्क पे नहीं भेज देता है, वो सीधा नेटवर्क पे नहीं भेज देता, वो उसको क्या करता है, पहले इनक्रिप्ट करता है। सपोज आपने डाला है, यहाँ पे पासवर्ड है, आपका यूज़र आईडी है, कुछ भी ले लीजिए आप, के फाइल, ये आपका यूजर आईडी है, और पासवर्ड आपने लिख दिया K@123, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये आपने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये प्रेजेंटेशन लेयर पे आएगा तो सबसे पहले इसको, क्योंकि वो HTTPS यूज कर रहा है, तो HTTPS यूज कर रहा है फेसबुक, तो उसको क्या करेगा, इनक्रिप्ट कर देगा। तो इनक्रिप्ट क्या कर देगा, तो आप मान लीजिए कि यूजर आईडी पढ़ भी लिए, लेकिन पासवर्ड आप हैकर पढ़ नहीं सकता है। इनक्रिप्ट इसलिए करता है क्योंकि वो इनक्रिप्ट करेगा, जैसे उन्होंने इनक्रिप्ट कर दिया, मान लीजिए के है, तो इधर K2597 ऐसे करके उन्होंने इनक्रिप्ट कर दिया। जहाँ और ये सर्वर पे जाएगा, जब यहाँ पे जब FB सर्वर पे जाएगा तो ये क्या होगा, डिक्रिप्ट हो जाएगा। यहाँ पे डिक्रिप्ट हो जाएगा तो वो क्या होगा, उस अति में फॉर्मेट में उसको पढ़ लेगा। इसका प्रेजेंटेशन लेयर का यही काम होता है, इंक्रिप्शन करना और डिक्रिप्शन करना। तो वहाँ क्या करेगा, डिक्रिप्ट कर देगा, और वहाँ पे वो उस फॉर्मेट में जो रहेगा वहाँ पे यूजर आईडी पढ़ लेगा, हाँ भाई यहाँ से आया है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, लॉगिन कर देगा आपका, ठीक है। तो वो प्रेजेंटेशन लेयर का क्या होता है, इंक्रिप्शन करना, डिक्रिप्शन करना। देखिए हम लोग पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो आपको भी पता है और हमको भी पता है कि एक लेयर पे कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग चलेंगे, प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, अभी हम लोग चलेंगे सेशन लेयर पे। सेशन लेयर का क्या काम है, सेशन लेयर का काम है, जैसे मान लीजिए ये आपका 2 PC है, तो ये भाई साहब इससे बात करना चाहता है, तो ये क्या करेगा, पहले एक दूसरे के साथ हम लोग जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो क्या करते हैं, हेलो बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, तब जब उधर से बोलता है तब वो क्या हुआ, सेशन एस्टेब्लिश हो गया। पहले ये क्या करता है, कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है, उसके बाद एक दूसरे के साथ फाइल भेजना, जो भी आपको बातें करना है वो आप कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आप ये दिल्ली में है और ये अपना अहमदाबाद में है, ADI में है, ठीक है। तो अभी ये दोनों का अपने अपने घर में बैठा हुआ है, वो कंपनी में नहीं है, नाइट में कोई काम हो गया तो वो क्या करेगा, VPN के थ्रू बात करेगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू। तो वो क्या करेगा, पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद आपके पास जो भी है, टीम्स है या जो भी आप यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम जो आती है उसके थ्रू, या आप सिस्को का जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप यूज कर रहे हो, तो क्या करोगे, पहले हाय हेलो जो करोगे, उसके बाद आपको जो काम करना है वो कर सकते हैं। तो पहले क्या, सेशन लेयर का काम क्या होता है, सेशन को एस्टेब्लिश करना। जैसे आप फेसबुक ओपन किए, ये इसमें फेसबुक ओपन किए, ठीक है, इसमें फेसबुक ओपन किए और ये टैब में व्हाट्सएप ओपन कर लिए, ठीक है।
तो अब ये दोनों के बीच जो कनेक्शन है उसको जो एस्टेब्लिश करना, अब यहाँ आप मान लीजिए जैसे आप फेसबुक बंद कर दिए, लॉग आउट कर दिए, तो कनेक्शन क्या हो गया, बंद हो गया आपका। तो वही पे है, इसी का काम सेशन लेयर करता है। वो सेशन को क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे नेटवर्क लेयर, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर पे। हम लोग चलेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे इसका काम होता है एंड टू एंड डिलीवर। जब तक एंड टू एंड डिलीवर नहीं होगा आपको मैसेज आएगा। जैसे आप सपोज फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई चीज़ ऑर्डर करते हो तो वो क्या होता है, फर्स्ट आपको मैसेज देता है। जब तक एंड टू एंड डिलीवर नहीं हो जाता है वहाँ से, तब तक आप उसको देख सकते हो कि वो कहाँ है, नहीं है। जब तक वो नहीं आता है, जब तक वो आपको कोई डिलीवर का मैसेज नहीं आता है, तो यही काम होता है, एंड टू एंड डिलीवर करता है। इस पे दो प्रोटोकॉल होता है मेन, एक टीसीपी, एक यूडीपी। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। टीसीपी का फादर कौन है, बिंटोन, कार्प एंड, आप लोगों को याद है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसका साइंटिस्ट का क्या नाम है, और इसको कब आया था और ये कब आया था, ये दोनों का भाई का हमको थोड़ा कमेंट में बताइएगा। ठीक है, टीसीपी का कंट्रोल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये दोनों में क्या होता है, डिफरेंस है। टीसीपी क्या करता है, ये स्लो है सबसे पहले, और ये क्या है, फास्ट है यूडीपी। क्योंकि जब आपको टीवी देखना हो, वीडियो कॉलिंग करना हो, वॉइस कॉलिंग करना हो, तो उस समय क्या है, डेटा को फास्ट होना पड़ता है। नहीं तो आपको टीसीपी के थ्रू बात करोगे, एक बार हेलो बोलेगा, उधर से 5 बार रिप्लाई आएगा, हेलो 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 हेलो, तो उससे तो काम चलेगी नहीं। वीडियो गेम खेल रहे हैं तो डेटा को क्या है, फास्ट होना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, स्लो होता है और ये फास्ट होता है। ये रिलायबल होता है, रिलायबल, और ये इसमें कोई रिलायबल नहीं होता है, नो। ये रिलायबल नहीं होता है। ये रीट्रांसमिशन करता है, रीट्रांसमिशन करता है, ये नहीं करता है, नो, ये रीट्रांसमिशन नहीं करता है। ये 3 वे हैंडशेक यूज करता है, 3 वे हैंडशेक यूज करता है। ये नो एनी शेक, ये कोई शेक वेक यूज नहीं करता, ये डायरेक्ट। ये टीसीपी क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। और ये होता है कनेक्शनलेस। ठीक है, ये होता है कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल, यूडीपी। अभी हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि ये 3 वे हैंडशेक कैसे यूज करता है। सपोज मान लीजिए ये एक पीसी है, ये पीसी ए है, ए और पीसी बी। तो ये पहले क्या करता है, हेलो बोला, ये क्या करेगा, सिंक्रोनाइज किया, इधर से फिर रिप्लाई आया, वो क्या हो गया, सिंक्रोनाइज एक्नॉलेजमेंट। और फिर इधर से इन्होंने बोला कि हाँ भाई चलो अब इनका कनेक्शन हो गया है, तो अब ये इधर से एक्नॉलेजमेंट दे दिया। ये हो गया 3 वे हैंडशेक। इसी को हम लोग बोलते हैं 3 वे हैंडशेक। थ्री वे हैंडशेक। और जब
ये इसको कोई फाइल भेजेगा तो जैसे जो भी फाइल आएगा उसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, उसको पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर देता है। चाहे आप जो भी आप बात करेंगे, मैसेज आपका ज़्यादा लंबा है या कुछ भी है, या जो भी फाइल है आपका, वो क्या करेगा, पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर देगा। उसी को सेगमेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर में एक पैकेट बनेगा, यहाँ से वहाँ पे हेडर ऐड होगा और उसके थ्रू जाएगा, टीसीपी हेडर। यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे यहाँ से जो टीसीपी रहेगा और इधर से जो आपका डेटा है, ये क्या है आपका डेटा, और इसी को क्या करेगा, ये सेगमेंटेशन करेगा। जो भी डेटा है आपका उसको डिवाइड कर देगा। डिवाइड करने के बाद ये क्या होगा, आपका एक सेगमेंट बन जाएगा। इसको सेगमेंट बोलते हैं, इसको सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगी। और ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या होता है, जैसे कि आपको हमने ARPANET में भी बताया था कि IMP, तो यहाँ पे वो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा, या इधर से डाउन भी हो गया तो दूसरा पाथ सेलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे अब नेटवर्क लेयर काम करता है। ARPANET में क्या करता था, क्योंकि उस समय IP था नहीं अपने पास, उतने एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था। लेकिन जब अब की बात कर रहा हूँ, तो जब आया तो उस पर क्या हुआ था कि अब नेटवर्क लेयर यहाँ पे सेलेक्ट करेगा कि किधर से कौन सा मेरा बेस्ट पाथ होगा। तो यहाँ पे इस पे बहुत सारा प्रोटोकॉल भी काम करता है। कौन कौन सा करता है, ICMP, OSPF, BGP, EIGRP एंड बहुत सारा प्रोटोकॉल इस पे काम करता है। ठीक है, नेटवर्क लेयर पे इसका काम क्या है, बेस्ट पाथ को सेलेक्ट करना। एक साइड से मान लीजिए कि आपको डेटा यहाँ से भेजना है। आपने यहाँ सपोज मान लीजिए कि हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। आप फ्लिपकार्ट में ऑर्डर किया, आप फ्लिपकार्ट को हमको वो जैसे भेजना है, हमको वो एक मोबाइल ऑर्डर किया है, उसको मन होगा वो जैसे भेजे, या तो फ्लाइट से भेजे, या तो ट्रेन से भेजे, या तो बस से भेजे, या ऑटो से भेजे, तो जैसे भी भेजे। हमने वहाँ तो फ्लिपकार्ट से हमने ऑर्डर किया, उसको जैसे भेजना है भेजे, तो वही होगा, वो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा कोई भी कुरियर। तो उस पर डिपेंड करता है। इधर से मान लीजिए कि ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो, उसको लग रहा है कि नहीं जल्दी मेरा नहीं जाएगा, तो वो प्लेन से भेज देगा। अब प्लेन से आने के बाद यहाँ जो स्टोर होगा, स्टोर से क्या होता है, बाय कुरियर बॉय के हिसाब से जल्दी उसके थ्रू हम लोगों को डेटा भेजा देता है। मतलब मोबाइल हो, जो भी कुरियर है वो हमको भेजा देता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक IP, यहाँ पे क्या होगा, IP ऐड हो जाएगा, और इधर क्या होगा, सेगमेंट हो जाएगा, और ये बन गया पैकेट। ठीक है, तो अब जाएगा अपना डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, वो लोकल नेटवर्क को बात करवाता है। जैसे वो मैक एड्रेस को जानता है। जैसे आपका ये PC L2 को भेजा, तो L2 क्या करेगा, इसका मैक एड्रेस देखेगा। केम टेबल को मेंटेन करता है L2, वो क्या करता है, केम टेबल को मेंटेन करता है। ये क्या करता है,
ये क्या होगा कि अब लोकल में इथरनेट या वाईफाई के थ्रू ये डेटा भेज देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ जब आएगा डेटा लिंक पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक, और ये पैकेट। तो यहाँ से ये क्या हो गया, फ्रेम बन गया। अब ये फ्रेम क्या होगा, फिजिकल लेयर पे जाएगा। अब फिजिकल लेयर के से आप जानते हैं कि वो सिग्नल के थ्रू, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू या OFCF केबल के थ्रू या वाईफाई के थ्रू वो डेटा को आपको भेज देगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये बिट्स में कन्वर्ट करेगा 0 और 1 के फॉर्मेट में, और वो वहाँ से डेटा को सेंड कर देगा। और आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल लेयर पे बहुत सारे टोपोलॉजी यूज होते हैं। ये जितने भी आप सुने हुए ना, टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, जितने भी टोपोलॉजी है ये सारे फिजिकल लेयर पे यूज होता है। तो यहाँ से ये क्या होगा, 0 और 1 के फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में ये कन्वर्ट होके यहाँ पे अब ये वापस क्या करेगा, अब इसका जितना भी हेडर चढ़ा वो क्या होगा, रिमूव होता जाएगा। और उसके बाद आपको जब एप्लीकेशन लेयर पे पहुँचोगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपको फेसबुक ओपन हो जाएगा। तो ये है प्रोसेस, जहाँ तक हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर जो समझ में ना आए तो एक बार और देखना, ठीक है। और अब हम थोड़ा आपको यहाँ से बता देते हैं कि जैसे आपने फेसबुक यहाँ से ओपन किया तो ये क्या हुआ, डेटा को लेयर 2 पे गया, क्योंकि ये मैक एड्रेस देखेगा। क्योंकि इस आपका कंपनी में क्या होगा कि ये एक पोर्ट पे आपका मैक चलेगा, आपके लैपटॉप, क्योंकि मैक बाइंडिंग कर देता है वहाँ पे। तो आप क्या होगा, ये स्विच इसका मैक देखेगा, यहाँ से ये क्या करेगा, भेज देगा ऊपर, क्योंकि ये देखेगा भाई इसको कहाँ जाना है। तो इन्होंने फिर यहाँ से L3 पे भेज दिया। L3 क्या करेगा, वो देखेगा, ओपन करेगा, हाँ भाई ये फेसबुक ओपन किया, यहाँ से रिक्वेस्ट आया, तो ये क्या करेगा, फेसबुक पे भेज देगा। अब देखिए फेसबुक क्या करता है, फायरवॉल पे भेज देगा। फायरवॉल, अब फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल क्या करेगा, जो आपने यहाँ पे फेसबुक लिखा है अपने एप्लीकेशन में, facebook.com, ये देखेगा कि इस यूजर को, ये भाई साहब को फेसबुक चलाने का एक्सेस दिया है कि नहीं दिया है। क्योंकि आपका आईपी वहाँ पे हर एक जितने भी यूजर हैं, तो आपको जो एक्सेस चाहिए कंपनी में वो आपको लेना पड़ता है। तो ये भाई साहब देखेगा कि फेसबुक अलाउ है या डिनाई, अलाउ और डिनाई क्या है। अगर जो डिनाई रहेगा तो आप देखे होंगे कि किसी भी कंपनी में आप फेसबुक या कुछ ओपन करते होंगे, अगर जो अलाउ नहीं होगा तो वो क्या लिख देता है, रिस्ट्रिक्टेड। जैसे हम लोग जब रिलायंस में जॉब करते थे तो वहाँ पे क्या लिख देता था, रिस्ट्रिक्टेड। व्हाट्सएप जैसे ओपन किए, रिस्ट्रिक्टेड लिख देता था, अलाउ नहीं था। तो ये फायरवॉल क्या करेगा, वो देखेगा, ठीक है। तो अब अगर जो अलाउ है, मान लीजिए अलाउ है, तो ये क्या करेगा, भेज देगा ऊपर। अब ये राउटर पे जाएगा तो राउटर क्या करेगा, अपना इंटरनेट के थ्रू सर्वर पे, फेसबुक सर्वर पे भेज देगा। और ये अगर जो अलाउ है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपका जो यहाँ पे फेसबुक सर्वर है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे भेज दिया। अब फेसबुक सर्वर देखेगा, हाँ भाई यूजर यहाँ से किया, तो ये क्या करेगा, फिर से ये क्या करेगा फेसबुक, तो इंटरनेट के थ्रू ही जाएगा, ये वापस आएगा इंटरनेट पे, ठीक है। इंटरनेट क्या करेगा,
फिर आएगा यहाँ पे राउटर पे, और राउटर क्या करेगा, फिर आपको फेसबुक पे भेज देगा, सॉरी फायरवॉल पे भेज देगा। यहाँ पे आया तो राउटर क्या करेगा, फायरवॉल पे भेज देगा, राइट। फायरवॉल पे भेजेगा, फिर फायरवॉल देखेगा कि भाई ये यहाँ से जो भेजा है ये यूजर को अलाउ है या नहीं है, क्या है, तो ये यहाँ से देखेगा, देखेगा तो ये अगर जो रहेगा अलाउ, तो ये यहाँ पे फेसबुक अगर जो अलाउ है तो ये यहाँ से क्या करेगा, वापस L3 पे भेज देगा। L3 से क्या करेगा, वापस ये L2 को भेज देगा, और L2 क्या करेगा, ले भाई यहाँ पे, ले भाई तूने यूज मांगा था, तुझे मिल गया। अब जैसे ये यूज किया, ये भाई साहब का मैनेजर आ गया। अब मैनेजर आने के बाद बोला, भाई क्या कर रहा है तू, काम करने के अलावा तू फेसबुक चला रहा है, क्या हुआ तेरा, इतना डेटा दिए है हमने, क्या है स्टेटस। मैनेजर तो मैनेजर होता है, तो भाई डांट लगा दिया, तो ये भाई क्या हो गया, वापस फेसबुक बंद कर दिया, तो सेशन क्लोज हो गया। तो सेशन लेयर जैसे इन्होंने लॉग आउट किया फेसबुक, तो सेशन क्लोज हो गया, मतलब सेशन एंड हो गया। तो ये है तरीका, ये बेसिक है, स्ट्रक्चर है, कोई भी कंपनी में आप जाएंगे तो यही है। तो हम लोग अभी ये वीडियो अब यहीं तक एंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर, और कंप्यूटर से रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे। चलिए अब हम लोग यहीं द एंड करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।